Assalamu alaikum and good morning, and welcome you all guys in the lecture of the series of the public health। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर की डेफिनेशन क्या है और कितनी अक़साम है रिस्क फैक्टर के। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स जो कि एक डिटर्मिनेंट्स हैं, रिस्क फैक्टर कहें या इसको डिटर्मिनेंट्स कहें। रिस्क फैक्टर या डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर है जो किसी भी डिज़ीज़ या किसी भी इंजरी होने के चांसेस को बढ़ाती है। सो in the simple word, the risk factor or the determinants or those factor which is increase the likelihood or the probability of the developing of a disease or an injury. It is increase the likelihood, or you can say the probability to develop the disease, or you can say injury। ओके, तो रिस्क फैक्टर हमेशा किसी भी डिज़ीज़ या किसी भी इंजरी होने के चांसेस को बढ़ाती है अगर आप उस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होते हो या उस रिस्क फैक्टर को आप एडॉप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो उस डिज़ीज़ होने के या उससे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर से कोई भी शख्स डेली बेसिस पे या बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है डेली लाइफ में 24 आवर्स में, तो उसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो उसको उसकी हेल्थ या वेलबींग, उसकी सेहत जो है ना वो अफेक्ट हो सकती है। द सेकंड वन, उसको कोई ना कोई डिज़ीज़ होगी या कोई ना कोई इंजरी ज़रूर होगी। द थर्ड वन, उस डिज़ीज़ या उस इंजरी होने की वजह से उस जो कि रिस्क फैक्टर की वजह से हुआ है, आगे चल के उसको डिसेबिलिटी हो सकती है या उसको कोई माजूरी हो सकती है। एंड द लास्ट वन, उस रिस्क फैक्टर से आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो और आपने कोई अपनी ट्रीटमेंट या उससे प्रिवेंट होने के या उससे एक्सपोज से बचने के लिए आपने एहतियाती तदाबीर या प्रिवेंटिव मेजर को आपने अडॉप्ट नहीं किया या उस रिस्क फैक्टर को आपने अपनी डेली लाइफ से एलिमिनेट नहीं किया, तो आखिरी में एट द एंड उस डिज़ीज़ की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो है रिस्क फैक्टर, कि आपने रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर दिया या रिस्क फैक्टर को आपने अपने माहौल से या अपने जिस्म से या अपने इर्द गिर्द से उसको ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो आप उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से आप बच सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, सबसे पहले मिसाल ले लेते हैं फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। मिसाल के तौर पर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपने फ़िज़िकल इनएक्टिव या इसको कहते हैं पैसिव लाइफस्टाइल को आपने अडॉप्ट किया हुआ है। अभी मैं आपको मैकेनिज़्म समझा रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर, एक मिसाल से कि रिस्क फैक्टर से आपको किस तरह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, आपकी डिज़ीज़ हो सकती है, आपको आपकी डिसेबिलिटी काज कर सकती है, मैं भी पॉसिबल रहता। एट द एंड इट विल बी विद द आउटकम ऑफ द डेथ। देखिए, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी करने मतलब आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं रहे हैं, खा पी रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइज या फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में जाके तो ये जो फ़िज़िकल इनएक्टिविटी क्या करेगी, आपकी वेट को बढ़ाएगी, मींस वेट गेन करेंगे आप। क्लियर है? मीन जिसको कहते हैं मोटापा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खा पी रहे हैं और बैठे हुए हैं और पैसिव वर्क कर रहे हैं, तो इन द लॉन्ग टर्म कुछ अरसे के बाद,
कुछ टाइम के बाद आप वेट गेन करेंगे, और वेट गेन करने से क्या होगा, आपकी लिपिड प्रोफाइल बढ़ेगी, मतलब चर्बी जो आपके जिस्म पे तो बढ़ेगी, बल्कि इसके साथ साथ चर्बी जो है ना आपके खून में भी बढ़ जाएगी। जब चर्बी आपके खून में बढ़ जाएगी तो आपका खून जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा, बड़ा थिक हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। देन अगेन जब उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उस थिक खून को, थिक ब्लड को या विस्कस ब्लड को जो है ना हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, और हार्ट को ज़्यादा पंप करने से क्या होगा, तो इट इज़ इंक्रीज टूवर्ड्स दी हाइपरटेंशन। पहले क्या होगा, आपको फिजियोलॉजिकल हाइपरटेंशन होगा। फिजियोलॉजिकल हाइपरटेंशन अगर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड पे रहे तो वो पैथोलॉजिकल हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो कोई डिजीज़ हो जाएगी, और वो हाइपरटेंशन आगे जाके क्या करेगा, आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी कर सकती है, एंड देन इट इज़ स्ट्रोक, मतलब फालिज भी हो सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन कंटिन्यूसली ज़्यादा है तो आपके ब्रेन के अंदर क्या होगा, जो छोटी छोटी शरियानें हैं, खून की शरियानें हैं, वो फट सकती है। जब वो खून की शरियानें फट जाएगी देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू द स्ट्रोक और फालिज। क्लियर। अगर लिपिड प्रोफाइल वेट गेन होने की वजह से क्या होगी, आपको ओबेसिटी होगी। अब मैंने जैसे ही आपको कहा था कि रिस्क फैक्टर से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, रिस्क फैक्टर होने की वजह से क्या 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। फर्स्ट में क्या है, आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी या आपकी वेलबींग अफेक्ट होगी। मिसाल के तौर पर आप पैसिव एक्टिविटी आपने अडॉप्ट की है तो आप ओबीएस हो गए, ओबीएस होने की वजह से आपकी बॉडी इमेज जो है ना अफेक्ट होगी, एंड डेफिनेटली फिज़िकली और मेंटली जो है ना आप फिट नहीं होंगे, अपने दोस्तों में आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपका एब्डोमेन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ओबीएस हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी इमेज अफेक्ट होने की वजह से फिज़िकली और मेंटली तौर पे आप जो है ना फिट नहीं होंगे। दिस इज़ अफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ एंड वेलबींग। द सेकेंड वन, इट विल काज द डिजीज़। जब ओबेसिटी वेट गेन कर लिया तो लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज हो गई, तो इट्स लीड्स टूवर्ड्स दी हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन, सबसे पहले आपको हाइपरटेंशन होगी, दिस इज़ अ डिजीज़। सेकेंड वन मैंने क्या कहा, उस डिज़ीज़ की वजह से आपको डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उस रिस्क फैक्टर की वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। कैसा होगा, जब आप ओबेसिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ओबियस होंगे, तो आपके नी जॉइंट के ऊपर जो है ना प्रेशर बढ़ेगा, पूरे बॉडी का वेट का। जो सबसे ज़्यादा वेट बेरिंग जॉइंट है हमारे जिस्म के अंदर वो नी जॉइंट है, घुटने का जो जोड़ है, वो सारे जिस्म की आपके वज़न को बर्दाश्त करती है। तो ज़्यादा वज़न होने की वजह से नी जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, देन यू विल गोज टू फॉर दी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक किस्म की जो है ना जोड़ों की बीमारी है, जिससे जोड़ों में सूजन हो जाती है, पेन होता है, और फिर आप चलने फिरने से रह जाते हैं। जब आप चलने फिरने से रह जाएंगे जोड़ों की दर्द की वजह से और सूजन की वजह से, दिस अगेन इज़ अ डिसेबिलिटी। जो मैंने कहा था कि थर्ड जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आउटकम हो सकता है डिसेबिलिटी। एंड द फोर्थ वन इज़ द स्ट्रोक और इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जिसकी वजह से अंजाइना भी हो सकता है, एंड दिस अंजाइना मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो आपको हार्ट अटैक या आपको स्ट्रोक या फालिज हो सकती है, और इस फालिज और स्ट्रोक की वजह से लॉन्ग टर्म में डेथ भी हो सकती है, और वो जानलेवा भी हो सकती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि रिस्क फैक्टर के अक़साम कितने हैं। रिस्क फैक्टर के ब्रॉड कैटेगरीज़ में देखा जाए तो वो 5 अक़साम में जो है ना उसका मजमुआ है। सबसे पहले जो है वो है बिहेवियरल रिस्क फैक्टर। बिहेवियरल रिस्क फैक्टर, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर वो आपके एक्शन और बिहेवियर से रिलेटेड है।
किससे? इट इज़ रिलेट विद द एक्शन एंड बिहेवियर। अगर इसी एक्शन और बिहेवियर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं और आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर इसी बिहेवियर, इस अमल को अगर आप कम कर दें या इसको बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ स्टाइल से अगर आप इसको ख़त्म कर दें तो आप उस रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। इसकी मिसाल के तौर पर जैसे स्मोकिंग है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग इज़ द पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल रिस्क बिहेवियर। अगर उस स्मोकिंग को आप ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन ग्रेजुअली उसकी तादाद को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डेली आप 2 पैकेट सिगरेट पी रहे हैं, उस दो पैकेट सिगरेट से आप ग्रेजुअली 1 पैकेट पे आएँ, फिर 1 पैकेट से 10 पे आएँ, फिर 5 पे आएँ, फिर इसी तरह से जो है ना आप क्विट कर सकते हैं स्मोकिंग को। या एकदम ही कोल्ड टर्की मेथड आप उसको क्विट कर दें और उसका अल्टरनेट जो है, जो आजकल गम्स भी मिलते हैं जिसको कहते हैं निकोटीन गम्स मिलते हैं, वो आप च्यूइंग करना शुरू कर दें तो देन अगेन इज़ अल्टरनेट टू एडजस्ट योर बॉडी विद द निकोटीन इन द एब्सेंस ऑफ द निकोटीन्स, स्मोकिंग निकोटीन्स। तो स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग सेडेशन प्रोग्राम से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। सेकेंड वन, इस एक्शन उस बिहेवियर को मिनिमाइज़ या रिड्यूस करने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हो। क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हो हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल से सुनाया कि आपने फिज़िकल इनएक्टिविटी से आप चले गए फिज़िकल एक्टिविटी पे, एक्टिविटी पे चले गए, मतलब डेली एक्सरसाइज आपने एडॉप्ट कर लिया। अब फिज़िकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी लाइफस्टाइल से आप अपने आप को मॉडिफाई किया, अपनी इस एक्शन को, और आप फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ चले गए, आपने डेली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। डेली एक्सरसाइज अडॉप्ट करने से, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है इसको अडॉप्ट करने से आप हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्ट्रोक और डायबिटिक मेलाइटिस से बच सकते हैं। क्लियर दैट? द सेकंड वन और क्या हो सकती है स्मोकिंग के अलावा, देन दी डाइट पैटर्न, डाइटरी या डाइट चॉइस। ये डाइट चॉइसेस जो है ये भी जो है ना बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर जो है हाई या जंक फूड, ये हाई डेंस एनर्जी फूड जो है ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि बर्गर, शनवारी, कढ़ाई और पिज़्ज़ा, ये इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है जो हाई एनर्जी डेंस डाइट है। एक तरफ से वो हाई लिपिड प्रोफाइल, लिपिड, और यू कैन से हाई डेंस डाइट, डेंस एनर्जी डाइट ले रहे हैं, और प्लस फिज़िकल इनएक्टिव भी है। तो फिज़िकल इनएक्टिविटी और हाई डेंस एनर्जी डाइट लेने की वजह से उस रिस्क फैक्टर को वो डबल कर रहे हैं। जो डिज़ीज़, जो इस्केमिक ओबेसिटी जो आपको 3 महीने में होना था फिज़िकल इनएक्टिविटी से, वो डाइट भी ज़्यादा लेने की वजह से और फिज़िकल इनएक्टिविटी से आपको 1 मंथ के अंदर वो वेट जो है ना ओवर वेट हो जाएंगे। सो द अनदर वन इज़ हाई अल्कोहल ड्रिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं। ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से, ड्रिंक करने की वजह से आपका क्या होगा, लिपिड डिपोजिशन वो इंक्रीज़ हो जाएगी आपके लीवर के अंदर, जिसको कहते हैं फैटी लीवर कर देती है। एंड दिस फैटी लीवर
आगे जाके ये क्या काज कर देती है, फाइब्रोसिस करती है, फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर टिश्यूज़, and these fibrosis will goes to convert into liver cancer, liver carcinoma, and this liver toxics is also goes to affects on the nephron पे भी जाके अफेक्ट कर देती है, दैट इज विल गोज टू कन्वर्ट इनटू दी, आपकी अफेक्ट कर देती है अक्यूट रीनल फेलियर में, क्रॉनिक लीवर फेलियर में चले जाते हैं. देन यू कैन आल्सो मिनिमाइज और क्विट फ्रॉम दिस रिस्क फैक्टर्स. इस रिस्क फैक्टर को आप क्विट कर दें या उसको ख़त्म कर दें, दैन यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्राम द लीवर डिजीज़ और फ्राम द लीवर कैंसर. आप अपने आप को लीवर कैंसर से बचा सकते हैं. देन द अनदर फैक्टर इज़ दी स्मोकिंग भी हो गए, स्मोकलोज टबाकोज भी हो गए, हेल्दी लाइफ स्टाइल भी हो गई, डाइट पैटर्न भी हो गया है, एंड देन द सेफ सेक्स. ओके, सेफ सेक्स आप देखते हैं जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एनर्जेटिक है, दे आर मोर सेक्सुअली एक्टिव, सो दे शुड बी विच इज़ दे आर द मोर सेक्सुअली एक्टिव, तो उनको ज़्यादा सेक्सुअली सेफ सेक्स करनी चाहिए, मतलब यूज़ ऑफ द कंडोम्स. इट कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम देम फ्रॉम द HIV से बच सकते हैं, STI से बच सकते हैं, हेपेटाइटिस C और B से प्रिवेंट हो सकते हैं. सो आपने देखा होगा STIs जिसमें गोनोरिया, सेफलस, HIV, हेपेटाइटिस C और शेगिला, these are the diseases which is more common in the youngster because due to the unsafe practices. तो ये बिहेवियर भी आप अपने मॉडिफाई कर सकते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए. नाउअडेज दिस अगेन इज़ अ बिहेवियर टू मच, इसको कहते हैं इंटरनेट एडिक्शन, जिसको स्क्रीन एडिक्शन भी कह सकते हैं. स्क्रीन किसका, स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन. ड्यू टू दिस मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन, ये भी आपकी बिहेवियर से, पर्सनल हैबिट से रिलेटेड है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल देखने पे, वीडियोस देखने पे, मोबाइल पे वीडियोस देखने के लिए. सो इट इज़ इंक्रीज दी, आपकी आई साइट ख़राब कर सकती है, आई साइट वीकनेस कर सकती है, क्लियर. एंड देन दी नेक पेन भी हो सकती है, जिसको नेक स्टिफनेस कहते हैं. एंड देन दी अगेन इज़ अ एग्जाइटी एंड डिप्रेशन ड्यू टू विड्रॉल सिम्टम. आप इंटरनेट से इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि अगर कुछ मिनट्स के लिए आपका वो मोबाइल ऑफ हो जाए या मोबाइल आपसे मिसप्लेस हो जाए या बंद हो जाए, देन यू बिकम विड्रॉल सिंड्रोम आपके अंदर से स्टार्ट हो जाता है. जैसे एडिक्टिव पेशेंट के अंदर होते हैं, ड्रग एडिक्टिव के अंदर होते हैं. ड्रग एडिक्टेड पर्सन को अगर उस थ्रेशोल्ड के लेवल के बाद, ख़त्म होने के बाद, जब आप उसको वो ड्रग नहीं मिलता तो उसके अंदर वो विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाते हैं. तो इसी तरह सेम द विड्रॉल सिम्टम ऑफ इज स्टार्टिंग इन द इंटरनेट एडिक्टेड पीपल्स. सो फॉर दिस वी कैन अगेन, और बिहेवियर क्या है आपका, इंसोमिया. सो ये क्या काज कर सकती है, इंसोमिया भी काज कर सकती है. इसलिए इस वजह से जो है ना एग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है. सो फॉर दिस बिहेवियरल हैबिट्स के लिए वैक्सीनेशंस, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं, दिस इज़ अगेन योर बिहेवियर, देन यू आर इंक्रीज द हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़. अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं कराई है, then definitely you are at the high risk to get the disease of the COVID-19. तो आपको कोविड-19 की वैक्सीनेशन. इसी तरह
जो जच्चा बच्चा के दौरान वुमेंस जो है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को एंटीनेटल चेकअप और प्लस टेटनस की वैक्सीनेशन करानी चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट वुमेंस प्रॉपरली अपनी एंटीनेटल की चेकअप कराती है रेगुलरली एंड देन दी टेटनस की वैक्सीनेशन प्रॉपरली कराती है, सो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकती है, अपने आप को भी बचा सकती है या और अपने जो फीटस है, बच्चा है, उसको भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा सकती है, या उनको प्रॉपरली उसका वेट गेन हो सकता है, सीपी चाइल्ड होने से बच सकता है बच्चा जो है ना, और टॉर्च इन्फेक्शन से बच सकता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी एंटीनेटल चेकअप और टेटनस वैक्सीनेशन प्रॉपरली करनी चाहिए ताकि मुख्तलिफ़ किस्म की, और उसकी प्रेगनेंसी जो है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो 9th मंथ के दौरान है उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी ना हो। क्लियर? नाउ दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर। ये एक पहला फैक्टर था, किस्म थी जिसको कहते थे बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स ऑफ द which is you can prevent, which is related with your action, जो आपके एक्शन से रिलेटेड। नाउ सेकंड जो कैटेगरीज है वो है आपकी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर। फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल रिस्क फैक्टर ये आपके फिजियोलॉजी या बॉडी से रिलेटेड है और बॉडी से रिलेटेड है। फिजियोलॉजिकल या बॉडी से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं और ये रिस्क फैक्टर्स ज़्यादातर को एग्जिस्ट करती है, इंटरेक्ट करती है विद जेनेटिक फैक्टर के साथ, इंटरेक्ट विद जेनेटिक फैक्टर के साथ लिंक करती है। मिसाल के तौर पर ओबेसिटी इट इज़ रिलेटेड योर फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर है और ये फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर जो ओबेसिटी है ये फ्रॉम फैमिली टू फैमिली रन करती है। इट इज़ दी फैमिली से फैमिली रन करती है जिसकी वजह से ओबेसिटी काज हो जाता है। सेकंड इज़ अगेन इज़ अ हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस, DM2, ओके, एंड देन दी और आगे जाके स्ट्रोक्स। ये सारे जो है ना रिस्क फैक्टर्स आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और ये जेनेटिकली भी होती है। ओबेसिटी डेफिनेटली, अगर आपको ओबेसिटी है और आप उस ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम टू फैमिली रन कर रहा है, इस अगेन लीड्स टुवर्ड्स दी हाइपरटेंशन और वही हाइपरटेंशन आगे जाके ओबेसिटी आगे जाके डायबिटिक मेलाइटस भी काज कर सकती है। तो डायबिटिक मेलाइटस भी जो है ये फिजियोलॉजिकल है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये फैमिली टू फैमिली रन करती है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर की वजह से। आजकल जीन्स जो है ना फाइंड आउट की गई है डायबिटिक मेलाइटस की, ज़ियाबेतिस की। और इसी तरह स्ट्रोक जो हो रही है वो ओबेसिटी की वजह से हो रही है बिकॉज ओबेसिटी की वजह से आपका लिपिड प्रोफाइल कंटिन्यूसली हायर रहता है ब्लड के अंदर और ये आगे जाके आपको स्ट्रोक काज करती है। तो फिजियोलॉजिकल एंड द फिजिकल रिस्क फैक्टर विच इज़ रिलेटेड विद योर बॉडी, with your physics, and it is correlated with the or coexist with the genetic factors। कुछ बीमारियां ऐसी है जो आजकल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म की वजह से होता है लेकिन वो रन करती है फैमिली टू फैमिली बिकॉज ऑफ दियर जेनेटिक मेकअप की वजह से, जैसे ओबेसिटी हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटिक मेलाइटस हो गया, एंड देन दी नाउअडेज द ब्रेस्ट कैंसर एज वेल। सो
दिस इज़ द सेकंड फैक्टर्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल जो कि एंड यू आल्सो कैन मॉडिफाई इट, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं टू अवॉइड फ्रॉम द कंजेनियस मैरिजेस। जितना भी आप कंजेनियस मैरिजेस से अवॉइड करेंगे देन यू कैन एलिमिनेट या यू कैन रिड्यूस द risk factor which is a physiological or the physical present or run in your families from generation to generations। ठीक है। तीसरा जो है वो है फैक्टर जो है वो है डेमोग्राफिक फैक्टर। तीसरा जो फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक रिस्क फैक्टर। ये जो डेमोग्राफिक रिस्क फैक्टर है ये रिलेट करती है आपके रिलेट टू दी पॉपुलेशन, ओके, या लार्ज सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर दैट जो डेमोग्राफिक्स जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादातर पॉपुलेशन से रिलेटेड करता है या लार्ज सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे कि आपके मिसाल के तौर पर जैसे एज है, एज को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो एक तो यंग होगी और दूसरा एल्डर पॉपुलेशन या ओल्ड पॉपुलेशन। इसी तरह जेंडर ले लें, जेंडर भी बहुत बड़ा सब ग्रुप है। अगर आपके पाकिस्तान में 55% मेल हैं तो 45% फ़ीमेल हैं, तो इज़ अ ह्यूज नंबर, तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आपकी मेल है और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आपकी फ़ीमेल है। तो एज, जेंडर और क्या हो सकती है दैन दी ऑन दी लोकेलिटी। जैसे कि सबसे अगर दो रूरल एंड अर्बन, हमारी तकरीबन 50 to 60% जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन रूरल है और तकरीबन 40% के करीब जो है ना वो अर्बन है। तो 60% हमारी जो ह्यूज पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रही है और 40% हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो अर्बन में रह रही है। लेकिन लास्ट 20 ईयर्स से ये जो अर्बन पॉपुलेशन है 3 to 4 टाइम्स जो है ना तेज़ी से बढ़ रही है। जो मेगा सिटीज़, लोग जो है ना अर्बन रूरल एरिया से शिफ्ट हो रहे हैं अर्बन एरिया की तरफ। सो दिस इज़ द रिस्क फैक्टर्स, ओके, लोकेलिटी के लिहाज से। नाउ द अनदर वन इज़ द ड्यू टू द रिलीजन एंड ड्यू टू दी सम क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन की वजह से। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी कंट्री है जो 50 से लेके 60% हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। हमारी कंट्री की जो पैदावार है, मजमूई पैदावार, वो 50 to 60% जो है ना एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब 60% हमारी कंट्री जो है ना एग्रीकल्चर है। तो ये एग्रीकल्चर जो हमारी इतनी बड़ी कंट्री है तो डेफिनेटली इसके साथ इतना बड़ा ये सेक्टर भी है। इस ह्यूज सेक्टर के अंदर से बहुत से लोग जो है ना इसके साथ अटैच हैं, जस्ट लाइक द फार्मर्स और लेबर, ह्यूज लेबर जो है ना इसके साथ हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अटैच हैं। सो नाउ वी विल गो टू डिस्कस वन बाय वन, ठीक है ना। अब आप देखिएगा जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो है ना वो जो तकरीबन 15 साल से लेके 45 ईयर्स तक तकरीबन ये 45 to 50% हमारा पॉपुलेशन का ये ह्यूज पॉपुलेशन जो है ना हमारी यंगस्टर है। जब ह्यूज पॉपुलेशन हमारी यंगस्टर है तो डेफिनेटली इनका रिस्क फैक्टर भी टिपिकली डिफरेंट होगा। तो ऐसे इनमें जो है ना कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और यंग पॉपुलेशन की वजह से RTA भी बहुत ज़्यादा होगा, हाई रिस्क ड्राइविंग करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन होगी इनमें, ठीक है। एंड देन दी इज़ अ इंक्रीज़ ऑफ दी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ेगा यंग पॉपुलेशन के अंदर एंड इट इज़ अगेन इंक्रीज़ दी वायलेंस बिहेवियर, ओके।
and then again is increase the unsafe sex practices is a more common in the young population. So ये जो risk factors हैं, these are on the basis of the subgroup of the population. Now अब elder population में आ जाएं जो 50 years से ज़्यादा हैं, then again it is around 20 to 30%. और 60 ईयर से अबोव हमारे जो लोग हैं, मोर देन 60 ईयर से अबोव जो लोग हैं, वो तकरीबन 5 से लेके 8% के करीब है। अब जो ताकि 5 से 8% के करीब है, और ये तकरीबन 20% है, 20 to 30%। अब इस दोनों पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, देन अगेन स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, एग्जाइटी, डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ दी इन लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, एंड आल्सो द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ क्वाइट मच इज़ अ रिस्क फैक्टर्स ऑन दिस पॉपुलेशन। और ये जो पॉपुलेशन है ये तो रिटायर्ड लोग हैं। अब इन लोगों में भी क्या है कि हाइपरटेंशन, ओके, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 एंड देन द स्ट्रोक्स, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रेशर इन पे ज़्यादा है, एंड देन द इंक्रीज़ ऑफ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये मैंने इनको, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इस पॉपुलेशन 40 to 50 ईयर्स के लोगों पे। तो इन लोगों के ऊपर जो एल्डर पॉपुलेशन है उनमें हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस, ऑल दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इनका बहुत ज़्यादा 2 to 3 टाइम्स जो है ना बर्डन ज़्यादा है। अब इनके बर्डन ज़्यादा होने की वजह से दिस इज़ अगेन इज़ द वेरी कॉस्टली, और ये हेल्थ केयर पे कॉस्ट भी डाल रही है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो कॉस्ट है वो 3 to 4 टाइम्स इज़ अ हायर एज़ कम्पेयर ऑफ दी कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मिसाल के तौर पर आपको मलेरिया हो गया, आपने 3 to 4 डेज़ आपने ड्रग्स ले लिया और आप ठीक ठाक हो गए। कोई भी आपको अपर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, 3 to 4 डेज़ आपने नॉन स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक और लाइट एंटीबायोटिक ले लिया तो आपको उससे ट्रीट हो गए 3 to 4 days में। So the cost of the communicable disease is quite much is lower if you earlier diagnose and earlier treatment as compare of the non-communicable disease। non-communicable disease की लॉन्ग टर्म में उसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है, तो इसलिए वो पे हेल्थ केयर पे कॉस्ट ज़्यादा है। नाउ वी विल गो अप ऑन दी सेकेंड डेमोग्राफी ऑन दी जेंडर। जैसे कि मैंने बताया पाकिस्तान में 55% मेल है और 45% फीमेल है, तो सो द क्वाइट मच द लंग्स डिजीज़, लंग्स कैंसर, ओके, बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग इन द इज़ अ मोर कॉमन इन द मेल एज कम्पेयर ऑफ फीमेल, दैन दी और क्या है, इंजरीज़ लाइक अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA इज़ अ मोर कॉमन, क्योंकि मेल जो है ना ज़्यादा आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रही हैं, सो दे आर मोर प्रोन टू दी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। और प्रोस्टेट कैंसर जो है ना इज़ अ मोर कॉमन इन द मेल, एंड नाउ इन द फीमेल, एंड देन दी डिप्रेशन, एग्जाइटी, मेंटल डिजीज़ इज़ अ मोर कॉमन इन द मेल में भी है, फीमेल में भी है। नाउ इन द फीमेल इज़ द ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा उनके अंदर चांसेस हैं। यूट्राइन कैंसर, MMR और क्या कहते हैं RMNCH डिजीज़, रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर की डिजीज़ आर मोर कॉमन इन द फीमेल, ठीक है। एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिप्रेशन एंड एग्जाइटी इज़ क्वाइट मच हायर इन द फीमेल एज कम्पेयर ऑफ द मेल बिकॉज ऑफ द कल्चरली। एंड और फीमेल के अंदर ज़्यादातर जो है ना डिप्रेशन और एग्जाइटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस, इंडोर पोल्यूशन इज़ अ मोर कॉमन इन द फीमेल। रूरल एरिया में जो हमारा 60% जो दी 60% पॉपुलेशन विच इज़ आर लिविंग इन द रूरल एरिया में जो बायोमास गैस जो यूज़ कर रही हैं फीमेल, दे आर मोर एक्सपोजर टू डू दी इंडोर
इंडोर पोल्यूशन की वजह से। अब द फीमेल जो है ना, वुमेन आर मोर कॉमन इन द रूरल एरिया में। क्या है, एक तो वुमेन जो है ना वो इंडोर पोल्यूशन से या स्मोक से ज़्यादा एक्सपोज हो रही हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग द बायोमास गैस फॉर द कुकिंग पर्पस। ओके, सेकेंड वन, दे आर द रूरल एरियाज इज़ अ मोर कम्युनिकेबल डिजीज़ के बहुत ज़्यादा हायर है, because due to the low socio-economic and because of the illiteracy rate, they are more exposed the communicable disease. And the rural area is the जो लोग rural area में जो काम कर रहे हैं, they are more exposed to the skin and plus respiratory diseases and also diarrheal, because सेफ़ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर उनको सप्लाई नहीं हो रही है। सो दीज आर द प्रॉब्लम विच इज़ आर रिलेटेड विद द रूरल एरियाज़। एंड इन द अर्बन एरिया में अगर आप आ जाएं तो अगेन सैनिटेशन, ओके, ओवर क्राउडिंग के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। एंड देन दी स्लम एरिया इंक्रीज़ होती जा रही है अर्बनाइजेशन की वजह से। स्लम एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ रहे हैं अर्बन सिटीज़ के अंदर। एंड दीज आर दी अदर प्रॉब्लम्स विच इज़ आर रिलेटेड विद द अर्बन एरियाज़। एंड देन द पोल्यूशन एज वेल। जितनी अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोग व्हीकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लग रहे हैं। एंड देन इज़ अगेन इंक्रीज़ द एयर पोल्यूशन। ओके, now then again is the religions। कुछ रिलीजन की वजह से भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं डेमोग्राफिक। मिसाल के तौर पर दी हिंदू रिलीजन, दे आर यूज़ नॉट दी वो मीट का यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर वो वेजिटेरियन होते हैं। सो मोर आर दी टू द कॉन्स्टिपेशन एंड दे आर यूजिंग मोर स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड की वजह से दे आर मोर टू दी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। And in a sectarian, like in our country and many countries, they are the Shia group of the Islamic people. They use the knife or the kardi or they are the zanjeer. Okay, ड्यूरिंग जंजीर और कार्दी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मुहर्रम के दौरान। तो जब वो एक्सचेंज करते हैं, मे बी दी वन पर्सन इज़ द हेपेटाइटिस बी एंड सी, और जब वो दूसरा यूज़ करेगा उसको तो दूसरे को भी हेपेटाइटिस बी और सी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिस्क फैक्टर्स। ओके, एंड देन दी हिंदुइज़म इज़ अ सर्कमसिशन नहीं करते। सर्कमसिशन ना होने की वजह से उनके अंदर जो है ना बेलेनाइटिस, पेरीफेस की इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। दिस अगेन इज़ द यूटीआई इन्फेक्शन उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है हिंदुइज़म में। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर विच इज़ अ डेमोग्राफिक विच इज़ रिलेटेड विद द स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप। एंड देन द जेनेटिक डिजीज़ इज़ द मोर कॉमन इन द जीविश के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है जेनेटिक डिजीज़। वो कैसे? वो इस तरह कि द जीविश आर नॉट प्रोन टू मैरिजेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द जीविश पीपल, कि वो ज़्यादातर जीविश जो लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो ज़्यादातर जीविश ही लोगों में शादियां करते हैं और उसी में अपनी मैरिजेस एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ जीविश के साथ शादियां नहीं करते। तो इसलिए जो जेनेटिक डिजीज़ है इज़ अ मोर कॉमन इन द जीविश पीपल, वो रन करती है फैमिली टू फैमिली। क्लियर दैट? नाउ द अनदर इज़ द ऑक्यूपेशन। अब मैंने डेमोग्राफी में एक और सब ग्रुप है जिसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। अब जैसे हमने कहा कि 50 to 60% हमारी जो कंट्री है, 60% वो एग्रीकल्चर है। पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ी बहुत जो है ना 5 to 10 to 20% जो है ना हमारी कम हो गई एग्रीकल्चर। पहले 70% से भी ज़्यादा जो है ना हमारी एग्रीकल्चर था।
लेकिन रियल इस्टेट की वजह से लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को जो है ना कन्वर्ट कर दिया रियल इस्टेट के अंदर, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए लैंड जो है ना कम होती जा रही है। अभी भी 60% हमारा जो लैंड है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। तो 60% एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से एक ह्यूज जो हमारा जो है ना सेक्टर है, जो इसके साथ जो है ना फार्मर, लैंडलॉर्ड जो है ना, लेबर जो है ना अटैच है। तो ये लेबर और ये फार्मर जो ह्यूज 60% एग्रीकल्चर के साथ अटैच है, तो डेफिनेटली वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोज होते हैं। तो वो पेस्टिसाइड या केमिकल जो वो फार्मर और लेबर जो क्रॉप्स के ऊपर जो है ना स्प्रे करते हैं, तो वो स्पेसिफिक जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और जो केमिकल है उसके साथ फ्रीक्वेंटली जो है ना एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो ऐसे फार्मर जो है ना ज़्यादातर स्किन कैंसर और रिस्पायरेटरी डिजीज़ से जो है ना ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ज़्यादा उनमें कॉमन होती है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे द फोर्थ फैक्टर which is very widely used is an environmental factor. Environmental risk factor. Environmental risk factor is related with the environments, relate with environments, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं environment से related है, और ये बड़ा वाइड रेंज है इस रिस्क फैक्टर का। क्योंकि आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, आपके सराउंडिंग में चारों तरफ जो है ना वो इन्वायरमेंट है, और वो इन्वायरमेंट फिज़िकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल भी हो सकती है, और आपका सोशो इकोनॉमिक भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, एंड देन दी पॉलिटिकल भी हो सकती है। तो वो सारे फैक्टर जो आपके सराउंडिंग में हैं, आपके सराउंडिंग में जो भी रिस्क फैक्टर हैं, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गई, ओके, इकोनॉमिक, फिज़िकल, एंड देन दी बायोलॉजिकल, ओके, एंड देन दी केमिकल भी हो सकती है, और पॉलिटिकल भी हो सकती है। क्लियर? पॉलिटिकल, फिज़िकल, एनवायरमेंटल, ईच एवरी फैक्टर विच इज़ प्रेजेंट सराउंडिंग ऑफ यू, वो सारे के सारे आपके एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं, और वो आपके इंडिविजुअल्स की बॉडी के ऊपर अफेक्ट करके कोई ना कोई डिज़ीज़ या कोई इंजरी काज कर सकती है। क्लियर? इसी तरह मिसाल के तौर पर जैसे हमारे एनवायरमेंटल इज़ एयर पोल्यूशन, ओके, नॉइज़ पोल्यूशन, ओके, लाइट पोल्यूशन, फोग से स्मोक बन गया है, ठीक है, एंड देन दी वाटर पोल्यूशन, and then the sanitation, poor sanitation, okay, and then the poor sanitation की वजह से biological factors बहुत हो सकते हैं, and then the oil field, you are living in the right field, or the radiations, ये आपके physical या chemical हो सकते हैं, okay, and then the पॉलिटिकल जो है ना वो भी फैक्टर है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जैसे कि आजकल हमारी कंट्री में हो रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे भी हम बात करेंगे, एंड देन दी सोशल एज वेल। अब एक एक को जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर, दी सोशल फैक्टर्स, आप मिसाल के तौर पर आपके नाइबरहुड कैसे हैं,
neighborhood. Okay, social friend और सर्कल. आपके सोशल फ्रेंड्स अगर पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, दैन यू आर मोर सोशलाइज. अगर उनके साथ आपकी गैदरिंग होती है, उनके साथ आपका उठना बैठना होता है, दैन यू विल गेट दी पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव इनपुट एंड पॉजिटिव आउटकम आपके अंदर आएगा. एकेडमिक है तो एकेडमिक से रिलेटेड है. इफ़ यू आर द नाइबरहुड, अगर आपके नाइबर बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी calm, they are very socialized and very civilized people and they are very well educated, तो आपके बाहर मोहल्ले में और आपके इर्द गिर्द का माहौल बड़ा क्लीन और साफ़ सुथरा रहेगा. and they are more attentive towards the cleanliness in your surrounding in your community. तो एजुकेटेड और अच्छे लोगों के पड़ोसी होने का ये बड़ा फ़ायदा है. एंड इट इज़ आल्सो इज़ गिव द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ एंड आल्सो ऑन द हेल्थ ऑफ योर फैमिली. अगर आपके नाइबरहुड में ऐसे लोग आ जाएं जिनके रोज़ लड़ाई झगड़े होते हों, रोज़ उनके घरों पे फायरिंग होती हो, एंड यू आर लिविंग इन दोज एरिया वेयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क एरिया, तो डेफिनेटली मेंटली तौर पे यू आर नॉट ए फिट, यू आर नॉट ए वेल बीइंग. तो आपकी नाइबरहुड की क्लैशेस और क्राइसिस की वजह से आपकी नींद, आपकी स्लीपनेस आप जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है. एंड देन यू आर नॉट मेंटली फिट फॉर द नेक्स्ट डे फॉर योर प्रोडक्टिव वर्क. तो आपकी प्रोडक्टिव वर्क पे अफेक्ट कर सकती है. एंड मेंटली यू आर नॉट ए फिट फॉर द नेक्स्ट डे जॉब्स. ओके. एंड दी सोशल फ्रेंड्स आपके अच्छे होने चाहिए. द सोशल गैदरिंग, आजकल सोशल फ्रेंड जो है ना फिज़िकली लोगों के बहुत ही कम है. इनविजिबल सोशल फ्रेंड बहुत ज़्यादा है, जैसे लाइक ए सोशल मीडिया. जैसे कि मैंने पहले ही आपको फैक्टर बताया था, फिज़िकल इनएक्टिविटी, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर में लोग ज़्यादातर जो है ना सोशल मीडिया के साथ, इंटरनेट एडिक्शन के साथ बहुत अटैच हैं. तो फिज़िकली सोशल गैदरिंग से ज़्यादा वो जो इनविजिबल सोशल गैदरिंग के साथ ज़्यादा बहुत अटैच होते जा रहे हैं, जो उनकी फ़िज़िकल और मेंटल और जो है ना फिटनेस को जो है ना अफेक्ट कर रही है. फिज़िकली जब आप दोस्तों के साथ बैठते हो, गपशप करते हो, दैट्स इट्स अगेन एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ द न्यू आइडियाज़ एंड देन स्ट्रेटजीज़ यू विल बी एक्सचेंज विद योर फ्रेंड्स. और गपशप करने से, सोशल गैदरिंग करने से आपके जो है ना स्ट्रेस और एग्जाइटी बहुत ही कम होती है. एंड नाउ द सेकंड वन इज़ द इकोनॉमिक. ओके, सोशो इकोनॉमिक्स. Okay, the socio-economics, as you know, the 63% of our people which is are less than poverty line, जो less than $2 से कम कमाते हैं. जो पोवर्टी या गुर्बत को मेजर करने के लिए IMF ने 2 क्राइटेरिया बनाए हैं कि एक वो लोग जो $2 पर डे से कम कमाते हैं, सेकंड वो लोग जो $1.25 से $1.25 से कम कमाते हैं. तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो $2 से कम कमाने वाले लोग वो 60 से लेके 63% है. मींस अगर आप देखा जाए तकरीबन $1 तकरीबन $250 का है, तो $2 कितने हो गए? 500 रुपये से कम कमाने वाले लोग तो महीने के जो है ना वो 10 से 15 हज़ार रुपये बनते हैं. तो इतने कम कमाने वाले लोग जो हैं, 10 से 15 हज़ार से कमाने वाले लोग जो है ना, $2 से कम कमाने वाले लोग जो है ना हमारे 500 पर डे हो गया, तो उसको 30 से जो है ना मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है ना, 5 या 15 वही 15 हज़ार रुपये. 10 से 15 हज़ार रुपये से कमाने वाले लोग जो है ना वो 63% लोग हैं हमारे. तो मतलब गुर्बत से नीचे वाली लकीर पे लोग जो रहने वाले हैं वो बड़ा ह्यूज नंबर है. तो ऐसे लोगों के अंदर पॉवर्टी कम होगी तो क्या होगा? डेफिनेटली दे आर दी मोर इलिटरेट. इलिटरेसी भी कॉमन है, एजुकेशन उनमें बहुत ही कॉमन है, एजुकेशन ना होने के बराबर है. दैट्स अगेन इज इंक्रीज दी अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, and then again it is a increase the crime rate. तो
ऐसे लोग जो पॉवर्टी से कम कमाने वाले लोग हैं, तो इनमें स्टंट चाइल्ड्रन और यू कैन से मेल न्यूट्रिशन बहुत ही कॉमन है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से इनके अंदर इम्यून सिस्टम भी इनका कम होगा, इम्यून सिस्टम लो होगी, इम्यून सिस्टम का कंप्रोमाइज़ होगा। जो इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होने की वजह से अगेन इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ अ मोर कॉमन इन दीज पीपल बिकॉज ऑफ दी लो सोशो इकोनॉमिक्स। सो देखिए, एक रिस्क फैक्टर जो इन्वायरमेंट में लो सोशो इकोनॉमिक की वजह से कितनी ही डिजीज़ को जो है ना वो बर्डन जो है ना हेल्थ केयर सेक्टर पे डाल सकती है। एंड देन दी रिस्क फैक्टर अब आप जाते हैं एयर के ऊपर। एयर पोल्यूशन हमारे जो है ना और पाकिस्तान के अंदर एयर जो है ना वो बिल्कुल क्लीन नहीं है। रूरल एरिया में फिर भी ठीक है, लेकिन अर्बन एरिया के सराउंडिंग में आपने देखे होंगे हर सिटी के सराउंडिंग में जो है ना इंडस्ट्रियल जोन है। उस इंडस्ट्रियल जोन को वो प्रॉपरली जो इंडस्ट्रीज़ वाले जो है ना फ़िल्टर प्लांट नहीं लगाते चिमनीज़ के ऊपर। तो इसकी वजह से जो उनका डस्ट है, जो उनका पार्टिकल और केमिकल है, स्मोक है, वो डायरेक्टली जो है ना एयर के अंदर जो है ना वो मिक्सअप हो रही है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो स्मोक निकल रही है, और हमारे पाकिस्तान में व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम ने जो है ना लोन पे जो है ना लोगों को जो है व्हीकल्स जो है ना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। तो उबर और क्रीम के आने की वजह से जो है ना व्हीकल की जो तादाद जो है ना रोड पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो व्हीकल की स्मोक और इंडस्ट्रियल के स्मोक जो दोनों मिक्सअप होके सर्दियों के दौरान जो है ना फोग के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो फोग से स्मोक बन जाते हैं, और वो स्मोक ज़्यादा होने की वजह से हमारे एयर जो है ना वो पोल्यूटेड हो जाता है। एंड देट इट इज़ कॉज दी आपकी सांस की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, और जल्द की बीमारियाँ भी। क्लियर दैट। और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो इसी जो एयर पोल्यूशन और एंड अगेन इज़ द व्हीकल और होने की वजह से जो है ना नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, शोर भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग जो है ना हाई प्रेशर हॉर्न भी लगा रहे हैं, और व्हीकल की अपनी भी जो है ना तादाद ज़्यादा होने की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर शोर बढ़ता जा रहा है। तो शोर बढ़ने की वजह से इज़ अ काज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस। अर्बन एरिया में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज़ अगेन इज़ अ काज द इंसोमिया। एंड देन दी स्मोक की वजह से भी। अच्छा, दूसरे ये है कि जो व्हीकल के अंदर से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो निकल रही है, और हमने क्या कहते हैं, जो ग्रीन बेल्ट को जो है ना वो काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को जो है ना हम कम करते जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट को कम करने की वजह से, ग्रीन बेल्ट को एरेडिकेट करने की वजह से जो है ना हमारी क्लाइमेट के ऊपर जो है ना हम अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम ग्लोबल वार्मिंग को जो है ना इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन जो है ना ज़्यादा हो रही है, और ऑक्सीजन की एमिशन जो है ना कम हो रही है। तो ऑक्सीजन कब ज़्यादा होगा माहौल के अंदर, एयर के अंदर, जब आप प्लांट्स ज़्यादा लगाएंगे। जब आपने प्लांट्स को ही कम कर दिया है, तो ऑक्सीजनेशन की जो प्रोपोर्शन है वो आप एयर के अंदर कम करते जा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़्यादा होती जा रही है, और फिर लाजमी बात है उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पिछले लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर ग्लोबल की जो टेम्परेचर है वो 2 से लेके 4 फ़ारेनहाइट जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और व्हीकल ट्रांसपोर्ट की वजह से। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जब आपने इन्वायरमेंट को से ग्रीन बेल्ट और दरख्त कम कर दिए हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो लाजमी आपने ज़्यादा एसीज़ जो है ना इम्प्लांट कर दिए। ज़्यादा एसी इम्प्लांट करने से, रेफ्रिजरेटर की इंडस्ट्री बढ़ाने से, तो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना आप बहुत ज़्यादा जो है ना एमिशन कर रहे हैं एयर के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर, और वो HFC जो है ना जाके आपके ओजोन लेयर्स के अंदर से जाके ओजोन लेयर्स की जो सुपर ऑक्साइड है उसको कंज्यूम कर रही है। तो कंज्यूम करने की वजह से, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के जो ओजोन लेयर्स के अंदर जो होल हैं वो लार्जर साइज़ के होते जा रहे हैं। तो ओजोन लेयर्स जो होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी स्पेस से आ रही होती है अर्थ की तरफ, तो वो उसको फ़िल्टर करती है। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा एमिशन की वजह से वो जो ओजोन लेयर्स की जो है ना डिप्लेशन होती जा रही है, और उसके सुपर ऑक्साइड उसमें से कंज्यूम हो रहा है। तो
और उसके होल जो है ना लार्जर साइज़ होते जा रहे हैं, और लार्जर साइज़ होने की वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज जो उनको फ़िल्टर होके जो है ना अर्थ पे आना चाहिए था वो अनफ़िल्टर होके अर्थ पे आ रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर जो है ना काज होती जा रही है। सो दिस इज़ अगेन इज़ द ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और ओजोन लेयर्स की भी डिप्लेशन हो रही है, और बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन की वजह से। क्लियर दैट? एंड देन द सेकंड वन इज़ द मोस्ट इज़ कॉमन इज़ द वाटर पोल्यूशन एंड द पुअर सैनिटेशन। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोगों को जो है ना वाटर की एक्सेस हो रही है। उस 90% वाटर जो एक्सेस हो रही है हमारी पॉपुलेशन में, 20 से लेकर 30% लोगों को जो है ना क्लीन वाटर मिलता है। यू कैन इमेजिन 70% लोगों को जो है ना कंटामिनेटेड वाटर मिल रहा है, या जिसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया ज़रूर है। इस वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर डायरिया और डायसेंट्री के डिज़ीज़ और टाइफाइड के जो है ना डिज़ीज़ बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस ए के डिज़ीज़ बहुत कॉमन है। इस वजह से हमारे हर साल 50 से लेके 60,000 बच्चे जो है ना वो डायरिया या डायसेंट्री की वजह से उनकी अमवात हो जाती है। सो दिस इज़ अगेन बिकॉज दी वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारे क्लीन वाटर की सप्लाई नहीं है। डेवलप कंट्रीज़ में चले जाएं, जो टेप वाटर जो होता है वो इतना क्लीन होता है, इट इज़ लाइक अ ड्रिंकिंग वाटर। टेप वाटर भी ड्रिंकिंग वाटर के बराबर के उसमें है। हमारे यहाँ पर तो मिनरल वाटर भी क्लीन नहीं है। बहुत से मिनरल वाटरों की जो है ना केमिकल एग्जामिनेशन किए गए थे तो वो भी बिल्कुल सेफ़ नहीं थे, वो भी कंटामिनेटेड थे। यू कैन इमेजिन दी वाटर पोल्यूशन इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री। सो नाउ दी सैनिटेशन, दी पुअर सैनिटेशन है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में तकरीबन 60-70% लोगों को प्रॉपर जो है ना टॉयलेट है, और वो भी प्रॉपर टॉयलेट नहीं, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, और उसमें 70% वालों को जो प्रॉपर जो है ना 60% लोगों को वेल मैनेज जो है ना वो टॉयलेट मिल रही है। लेकिन 30 to 40% लोग जो है ना ओपन एयर में या और कहीं जाके टॉयलेटिंग को जो है ना यूज़ कर रहे हैं। सो ड्यू टू द पुअर सैनिटेशन की वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना टाइफाइड, डायसेंट्री और GIT के जितने भी डिजीज़ है वो मोर कॉमन है ड्यू टू द पुअर सैनिटेशन की वजह से, एंड देन द पोलियो एज वेल। ओके, नाउ इन द इन्वायरमेंट इज़ द रेडिएशन एंड द ऑयल फील्ड। ये भी मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। जो लोग जो केमिकल ऑयल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं या केमिकल फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोज होते हैं, स्पेशली जो लोग जो है ना ऑयल फील्ड के साइट पे काम करते हैं। तो इसी तरह फिर ऑयल फील्ड के जो कंपनीज़ है उन्होंने एक ओशा के थ्रू से ILO के गाइडलाइन पे उन्होंने जो है ना एक प्रोटोकॉल बनाया है कि जो ऑयल फील्ड में लोग काम करेंगे 15 दिन वो ऑयल फील्ड में काम करेंगे तो 15 दिन को उनको छुट्टी दी जाएगी, ताकि वो केमिकल जो या गैसेस जिससे जो वो एक्सपोल्यूशन हो रही है ऑयल फील्ड एरिया में, ताकि वो उससे डिटेच हो जाए, ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन और सांस की बीमारियों से बच सकें। सो and then the radiations, the people which are living or working in those area where is the radiation is quite much common। जो लोग जो है ना न्यूक्लियर फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन, यूरेनियम या की रेडिएशन के साथ जो है ना एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की कैंसर के डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, या द पीपल विच इज़ आर लिविंग इन द सराउंडिंग ऑफ दोज एरिया, वहाँ पर जहाँ पे यूरेनियम की अफजाइश ज़्यादा हो रही है, या उन माउंटेनियस है उस एरिया में यूरेनियम बहुत ज़्यादा है और लोगों को पता नहीं है, तो भी लोगों की जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की कैंसर के डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। या ग्राउंड लेवल के जो वाटर है वो कंटामिनेटेड हो रही है रेडिएशन की वजह से, तो उनको भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। तो लोगों को ना अवेयरनेस ना होने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर या इन्वायरमेंट जो है ना रेडिएशन के साथ वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो इस वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर, लंग्स कैंसर और स्किन कैंसर से जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर कॉमन होती जा रही है। सो दिस इज़ अगेन इज़ द रेडिएशन। एंड देन दी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल जो है ना वो भी इन्फ्लुएंस करती है आपके रिस्क फैक्टर पे। अब पॉलिटिकल कैसे करेगी, आप भी सोच रहे हो कि पॉलिटिकल कैसे,
अब आप देखिए कि हमारे पाकिस्तान में पिछले 6-7 महीने से जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारी पॉलिटिकल मैशियत इकनॉमिक्स जो है ना वो भी अनस्टेबल हो रही है, और वो उसने थ्रू आउट हमारे सोशो इकनॉमिक्स पे जो है ना अफेक्ट डाल रही है। लोगों इन्फ्लेशन रेट जो है ना 40% से भी तजावीज़ कर गई है, और जब इन्फ्लेशन रेट तजावीज़ कर सकती है कर जाने की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर जो है ना वो कम होती जा रही है। एंड इवन दो द पीपल आर कैन नॉट बाय ड्रग्स और मेडिसिन फॉर देयर हेल्थ, तो लोगों के लिए हेल्थ के लिए अपनी मेडिसिन और लेना भी बड़ा मुश्किल हो रही है, अपनी सेहत की देखभाल करने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। एंड दैन दी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से सोशो इकनॉमिक हमारी अफेक्ट हो रही है, तो पॉलिटिकल विल की होगी कि वो हेल्थ के ऊपर अपनी बजट बहुत कम कर देगी। जब हेल्थ पे बजट हमारी कम होगी, देन अगेन इज़ अफेक्ट्स ऑन ओवरऑल ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल। जैसे कि पाकिस्तान में हमारा जो पॉलिटिकल जो विल है वो हेल्थ के ऊपर जो है ना प्रायोरिटीज़ नहीं देती, तो पिछले 10 सालों से हमारी जो जीडीपी का 1% से भी कम जो है ना, हमारे जीडीपी का 1% से भी कम जो है ना हेल्थ के ऊपर जो है ना एलोकेट किया जाता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर पे एलोकेट किया जाता है। लोग खुद आउट ऑफ पॉकेट जो है ना खर्च करके अपनी हेल्थ की जो है ना रिक्वायरमेंट या ट्रीटमेंट को जो है ना अवेल करते हैं। दिस इज़ अगेन अफेक्ट्स ऑन दी हेल्थ। नाउ this was the fourth one. Now we will go on the last one, factors of the risk factor, which is the fifth one, and it is called the genetic factor. जो पांचवा है वो है genetic factor. जेनेटिक फैक्टर जो है ना वो रिलेट है आपके जीन से। नाउ व्हाट इज़ द जीन्स? अगर आपसे पूछे जीन्स क्या है, तो 3 कोडोन है जो आपके डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के न्यूक्लियोटाइड्स के जो 3 कोडोन हैं उसको एक जीन्स कहा जाता है। और हर एक जीन्स के अंदर क्या होती है? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, वो ख़ासियतें जो आपके माँ बाप से, ग्रैंडफादर से चलती आ रही है जनरेशन टू जनरेशन, एंड दिस इज़ द जेनेटिक्स। जो ख़ासियत आपके बच्चों में, आपके ग्रैंड बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो होती है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है बाय थ्रू द जीन्स। सो इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी जो है ना वो जेनेटिकली जो है ना ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे लाइक थैलेसीमिया। ओके, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, हेमोफीलिया, नाउअडेज ब्रेस्ट कैंसर, ओके, जिसको बारसा आ गया है, इसका बारसा, ओके, बारसा। एंड नाउ डायबिटिक मेलाइटिस का भी आ गया है जीन्स। ओके, इसी तरह डाउन सिंड्रोम। ओके, और क्या हो सकती है? क्लिनफिलन सिंड्रोम, ओके, टर्नर सिंड्रोम, ओके, सिकल सेल एनीमिया, ओके, एंड देन द ल्यूकीमिया, ALI, ALC, acute ल्यूकोसाइट कार्सिनोमा या CLE, क्रोनिक ल्यूकोसाइट कार्सिनोमा। ये सारे वो डिजीज़ हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रही है इफ़ यू आर डूइंग दी कंजेनियस मैरिजेस। अगर आप कोई डिज़ीज़ आपके एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी है तो फैमिली टू फैमिली रन कर रही होती है, और वो कब रन करती है? बिकॉज के वो कंजेनियस मैरिजेस कर रहे होते हैं।
जो कंजंजीनियस मैरिजेस करने की वजह से वो फैमिली टू फैमिली वही डिज़ीज़ रन करती है। लाइक द हीमोफीलिया डिजीज़ आप देखें तो बरतानिया के जो विक्टोरियन फैमिली थी उनकी 8 जनरेशन के अंदर वही डिजीज़ जो है ना चलती आ रही है, बिकॉज द रॉयल फैमिलीज़ वो जो है ना कंजंजीनियस मैरिजेस कर रहे थे। तो रॉयल फैमिलीज़ की और जनरेशन तक अभी तक हेमोफीलिया की डिजीज़ जो है ना चलती आ रही है, जब तक वो अपने उस रॉयल मैरिजेस से आउटसाइड जो है ना शादी नहीं करेंगे, तो हेमोफीलिया के चांसेस उनमें चलती आ रही है। सो द जेनेटिक डिजीज़ अगेन इज़ सम ऑफ इज़ अ काज दी फिजियोलॉजिकल डिजीज़ के साथ को रिलेटेड होती है, और वो फिजियोलॉजिकल डिजीज़ जो है ना काज करती है, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटिक मेलाइटस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। ये जो डिजीज़ है ये फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर है, लेकिन ये फैमिली टू फैमिली रन कर रही है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिजीज़ के साथ को इंटर रिलेटेड है। ओके, नाउ दी कुछ फैक्टर्स जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स जो है ना वो इनकम की वजह से के साथ जो है ना वो स्ट्रेटिफाई हो रही है, कुछ जो है ना एज की वजह से स्ट्रेटिफाइड हो रही है, सोशो इकोनॉमिक्स या इनकम की वजह से, एंड देन दी एज की वजह से, एंड देन अगेन इज़ अ जेंडर की वजह से भी। नाउ लो देखिए ना, हाई इनकम, हाई एंड मिडिल इनकम, हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब लो इनकम कंट्रीज़ में आप देखेंगे ओके ज़्यादातर जो है ना कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत कॉमन है। ओके, एंड दी एजिंग में देखिएगा, यंग पॉपुलेशन में और एल्डर पॉपुलेशन में, अगेन मैं ये आपको समझा रहा हूँ, यंग पॉपुलेशन में अगेन कम्युनिकेबल डिजीज़, RTA, वायलेंस, ओके, ड्रग्स, ओके, एंड RTA भी ज़्यादा है, वायलेंस भी ज़्यादा है, ड्रग एडिक्शन भी ज़्यादा है, ओके, एंड HIV, एड्स, STIs, ये सारे कॉमन हैं यंग पॉपुलेशन के अंदर। नाउ सी, बिकॉज कि रिस्क फैक्टर जो है ना वो जो है ना कर रही है कि रिस्क फैक्टर जो है इन कंट्रीज़ में इस डिजीज़ को जो है ना प्रोमोट करती है, और कुछ रिस्क फैक्टर इस कंट्रीज़ के अंदर इसकी वजह से ज़्यादा है, उनकी बिहेवियर की वजह से, उनके डेमोग्राफी की वजह से, उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। क्लियर। अब एल्डर पॉपुलेशन के अंदर आप देखेंगे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, एंड देन दी एजिंग पॉपुलेशन इज़ अगेन, एजिंग पॉपुलेशन ख़ुद भी एक फैक्टर है, डिप्रेशन प्लस एग्जाइटी, ओके, एंड देन दी फॉल्स, इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़, मतलब आई साइट उनकी वीक हो जाती है, एंड देन दी फॉल इंजरीज़ की वजह से उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड देन दी डिफॉर्मिटीज़ जो है ना ज़्यादातर उनमें काइफोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, सिक्लोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होंगे। सो दीज आर दी इज़ अ मोर कॉमन इन दिस पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ दियर रिस्क फैक्टर्स, कि उनको दिखाई नहीं देता, उनकी आई साइट वीक होती है, तो इसलिए उनके फॉल के अंदर इंजरीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है एजिंग पॉपुलेशन की वजह से। एंड ऑलरेडी दे आर ऑन द नॉन कम्युनिकेबल डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स, दीज आर द डिजीज़, एंड दीज ऑल द डिजीज़ इज़ अगेन इज़ अ मोर कॉस्टली। हेल्थ केयर पे कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट जो है ना बड़ी कॉस्टली है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे ले रहे हैं। एंड देन द जेंडर, आप आ जाएं मेल एंड फीमेल।
nowadays again is a transgender. ठीक है. Again male all again is a lungs cancer, okay, prostate cancer, कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, BPH जिसको कहते हैं BPH, ओके, एंड देन दी डिज़ास्टर क्या कहते हैं इंजरीज़ एंड डिज़ास्टर्स में जो बम ब्लास्ट वगैरह में जो अमवात होती है, डेथ होती है, वो भी ज़्यादातर मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है. एंड देन दी व्हाट एल्स, द वायलेंस के साथ स्ट्रेस प्लस एग्जाइटी, दे आर मोर कॉमन टू द मेल्स. ओके, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, ओके, RMNCH के डिजीज़ is a more common due to the risk factor which is are related with the reproductive maternal child health care. Clear that? And then the और क्या हो सकती है फीमेल्स के अंदर, डिप्रेशन, ओके, and MMR is quite much is higher because of the many risk factors are related with the MMR. Okay, so now the transgender, they are the HIV and the STIs is a more common in these peoples, okay, because of the homosexuality. Okay, the HIV, AIDS, STI, low socioeconomic, okay. So these are the reasons which is are common in the these group of the people. So बहुत से risk factors जो है the risk factors are related with the different type of the demography, with the behavior it is attached, behavior के साथ आपकी action के लिहाज से related होती है. तो अगर आपने अपनी सेहत और अपनी वेलबींग को अच्छा रखना है तो आपने बिहेवियर रिस्क फैक्टर्स, डेमोग्राफी रिस्क फैक्टर, फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर एंड द लास्ट इज़ अ जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स को जो है ना मॉडिफाई करना है या इसको मिनिमाइज़ करना है या इसको अपने एनवायरनमेंट से एलिमिनेट करना है. तब आपकी एक अच्छी और बेहतरीन सेहत हो सकती है आपकी फैमिली की और आपकी कम्युनिटी की. I hope in the today lecture it's a clear your concept in the Urdu version about the risk factor and the different type of the risk factor. आखिरी लास्ट में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and press the bell icon. By pressing the bell icon you will get my new lecture as soon as I upload on my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care yourself.